सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। लेकिन चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन लेने से पहले ये जरूरी है कि एक वीडियो है डॉट प्रोडक्ट एंड वर्क, उसको मैंने आपको क्विकली रिकॉल कराया था क्लास 11 के सारे बात। अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा का वो वीडियो है, वो आपका देखा हुआ होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए, और साथ में उनके सारे बात आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। एक बार क्विकली उस वीडियो के कुछ बातों को मैं रिकॉल करता हूं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि वेक्टर में एक डॉट प्रोडक्ट नाम का चीज होता है। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको 4 यूनिट है। तो अगर पूछ दे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कोसाइन एंगल। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 8, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4 और दोनों के बीच का कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये हो गया 8 चौके 32 और कॉस 61/2। आंसर आ गया आपको 16। और इंपॉर्टेंट ये है कि 16 में कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, लेकिन जब दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो स्केलर होता है और उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद मैंने आपको उसमें बताया था कि अपने पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, इधर x होता है, इधर y होता है और इस तरफ z होता है। अब इधर जगह नहीं है बोर्ड पे मैं ऐसे बना सकूं, तो मजबूरी में मैं इसको इधर बना ले रहा हूं। तो z भले आपको दिख इधर रहा है लेकिन ये इधर बिल्कुल नहीं है, ये z एक्सिस आपको यहां पर है और ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, y के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और x और y भी आपस में 90 बना रहा है। तो आप देख सकते हैं x और y 90 और इधर मेरा z है, तो x के बीच में और z के बीच में भी 90 बन रहा है, y के साथ और z के साथ भी 90 बन रहा है। इधर जो मैंने z बनाया है ये बिल्कुल इधर नहीं है, ये आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 बनाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर कोई एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से इंडिकेट करते हैं। मतलब आई कैप डायरेक्शन बताता है अगर कोई एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो, और अगर कोई वाई एक्सिस में मूव करेगा तो इसके लिए हम लोग जे कैप का इस्तेमाल करते हैं। वाई एक्सिस में मूव करेगा तो डायरेक्शन को एक स्पेशल सिंबल जे कैप दे दिया वाई के लिए, और अगर कोई जेड एक्सिस में मूव करेगा तो इसके लिए हम लोग के कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने पास डायरेक्शन बताने के लिए 3 यूनिट वेक्टर है। तो बोलोगे यूनिट वेक्टर मतलब, देखो आई कैप के पहले 1 छिपा हुआ है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। जे कैप के पहले भी 1 छिपा हुआ है और के कैप के पहले भी 1 छुपा हुआ है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप हमारा 3 यूनिट वेक्टर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1। सिमिलर मतलब एक जैसा, एक जैसा कहने का मतलब है
कि वेक्टर आई डॉट आई या वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे या वेक्टर के डॉट वेक्टर के। अब देखिए इनका डॉट करिए तो आप लोग तो बोलेंगे सर डॉट का रूल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 और आई तो आई तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, तो ये वाला भी एक्स में है और दूसरा वाला भी एक्स में है, मतलब दोनों पैरेलल है और पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री, ये cos 0 डिग्री और cos 0 का भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आपको 1 हो गया। यही बात मैंने लिखा है कि सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, मतलब डायरेक्ट याद रखो कि आई डॉट आई का आंसर 1 होगा। सिमिलरली अगर जे डॉट जे है मतलब दोनों जे एक ही तरफ है, जे तो वाई डायरेक्शन में होता है, तो सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा, क्योंकि सिमिलर यूनिट वेक्टर में एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। और अगर डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का बात करें, मतलब एक आई हो और दूसरा जे हो, तो आप देख सकते हैं एक अगर आई कैप है और दूसरा अगर जे कैप है, तो हम आई डॉट जे करें तो आई का तो मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 का वैल्यू 0, तो आई डॉट जे आपका 0 आ गया। वही बात मैंने लिखा है कि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और अगर इसी तरह से मैं आपसे बात करूं आई डॉट के का, आई डॉट के, आई का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री, क्योंकि इधर अगर आई कैप होगा तो आपको बताए ना के कैप इधर होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0। सिमिलरली अगर j और k का करेंगे हम लोग तो इसका भी आंसर 0, मतलब कोई भी डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल तो पक्का है कि 90 बनना है। आई जे और के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और cos 90 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो वही दो बात लिखा है कि सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। इसके बाद मैंने आपको वर्क का कंसेप्ट दिया था, काम करने का कंसेप्ट। किसी बॉडी पर बल लगाए, फोर्स लगाए और बॉडी कुछ दूरी तय करे, तब कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जिस पर एफ फोर्स लगा है थीटा एंगल पर और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स को ब्रेक करेंगे, फोर्स दो हिस्सा में टूटेगा, जिसके साथ थीटा बनेगा, ये एफ कॉस थीटा हो गया और इसके परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी को आगे ले जाने वाला कौन है, कॉस थीटा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एस कॉस थीटा मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा है। एज यू कैन क्लियरली सी हियर, मैग्नीट्यूड को हम लोग चाहे ऐसे लिखो चाहे मैग्नीट्यूड को ऐसे करके लिखो, बोथ मीनिंग द सेम। आप ही बताओ, जैसे यहां ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोला, तो एफ एस कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एफ डॉट एस। मतलब पहला पॉइंट कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और बॉडी कुछ दूरी तय करे तो बोलेंगे वर्क डन हुआ है। और वर्क डन का डिफिनीशन क्या है, तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का।
और क्योंकि वर्क डन एक डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वर्क, ये स्केलर होगा। आइए, इसके बाद मैंने आपको इसमें कुछ न्यूमेरिकल बताया था कि एक ब्लॉक को 4 न्यूटन से इस तरह से धक्का दो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। बोलेंगे वर्क क्या होगा? तो बोलेंगे वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट को x से इंडिकेट किया गया है, तो ये हो जाएगा f x cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन इंटू 3 मीटर और cos 0 1, तो वर्क डन हो जाएगा 12 जूल। 12 जूल। इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरा जो फोर्स है 4 न्यूटन, या कभी भी बदलने वाला नहीं है, चाहे 0 मीटर पे बॉडी हो, चाहे 1 मीटर पे हो, 2 मीटर पे हो, 3 मीटर पे हो, 1.5 मीटर पे हो, 2.5 मीटर पे हो, कहीं पर भी बॉडी हो, मेरा फोर्स नहीं बदलेगा, हर जगह फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन रहेगा। तो कुछ नहीं करना, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो और दोनों के बीच का कॉस एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर है 4x स्क्वायर। अब इस केस में क्या है, अलग अलग x के वैल्यू पर फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। अलग अलग x के वैल्यू पर फोर्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। अगर x का वैल्यू 0 कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 न्यूटन। अगर x का वैल्यू 1 मीटर कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 न्यूटन। अगर x का वैल्यू 2 मीटर कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 न्यूटन। अगर x का वैल्यू 3 मीटर कर देंगे तो फोर्स स्पीड बदल जाएगा। मतलब इस गिवन क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू कितना लें ये हमको समझ में ही नहीं आ रहा। उस गिवन क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू कितना लें यह समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बताए थे आपको? तो फिर आपको हम बताया था कि आप एक बार में पूरा वर्डन मत निकालो, याद करो इन बातों को और बार बार सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एबीसीडी टाइप आसान हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ तो लिया है एक बार, पढ़ लेने से नहीं है। आपके लिए आसान कितना हो चुका है टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ लिया एबीसीडी और आपको याद ही नहीं है, या आप कंफ्यूज हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये सब जब तक आपको एबीसीडी के इतना आसान नहीं हो जाएगा तब तक आपको आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो हम हमेशा बोले ये कभी मत देखना कि पढ़ लिया है, आप ये देखना कि आप समझ लिया है कि नहीं, और अगर समझ लिया है तो आपको याद है कि नहीं। समझ लेना और याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ तो वो भी लेगा जो कुछ नहीं आता है क्लास में बैठ जाएगा, वो भी बोलेगा कि अभी वाला क्लास पढ़ लिया है, पढ़ लिया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए यहां ध्यान से, तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल है और आपको वर्क निकालना है तो हम तब तक वर्क नहीं निकाल सकते हैं जब तक मेरा फोर्स कांस्टेंट ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि एक बार में पूरे के बारे में मत सोचो। मान लो किसी पल बॉडी x दूरी पर है, मान लो किसी पल बॉडी x दूरी पर है, x दूरी पर है मान लो, और जिस पल बॉडी x दूरी पर है उस पल फोर्स मान लो कि 4x स्क्वायर हुआ है। अरे बॉडी जब 3 मीटर के दूरी पे था तो x के जगह पे 3 रख रहे थे, 2 मीटर के दूरी था तो x के जगह पे 2 रख रहे थे। अगर 1.5 मीटर के दूरी पर फोर्स पूछेंगे तो x के जगह पे 1.5 रखेंगे,
तो अगर x दूरी पर फोर्स पूछेंगे तो x के जगह पे x रख देंगे, तो m पर फोर्स कितना लग रहा है 4x²। अब हम चाहते हैं कि ये फोर्स का वैल्यू चेंज ना करे, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्लियर किया था। हम चाहते हैं कि फोर्स का वैल्यू चेंज ना करे, तो हम m से आगे तो बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत कम आगे बढ़ेंगे। और इस बहुत कम दूरी को आपको हम बोला था dx कहा जाता है। यहां तक का दूरी अगर x है तो इसमें बहुत कम दूरी के लिए जो आगे बढ़ेंगे इसको dx कहा जाता है। और dx का वैल्यू इतना स्मॉल होता है कि इस कारण फोर्स में लगभग कोई चेंज नहीं आता है। आप वीडियो देखो, आपको रीजन मिल जाएगा कैसे, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जो फोर्स का वैल्यू m पर निकलेगा लगभग वही फोर्स का वैल्यू n पर निकलेगा। इसका मतलब m से n तक बॉडी बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तय किया, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तय करने का फायदा यह हुआ कि जो क्वांटिटी मेरा वेरिएबल था, थोड़ा देर के लिए ही सही, थोड़ा दूर के लिए ही सही, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब m से लेके n तक फोर्स सेम रहेगा और इस दौरान जो वर्क डन होगा वो वेरी स्मॉल होगा। तो हम लोग पूरे का बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ m से n तक का वर्क डन निकाल लेंगे छोटा सा। क्यों? क्योंकि इस दौरान मेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया, और जब तक फोर्स कांस्टेंट ना होता हम फॉर्मूला वैलिड नहीं कर पाते। तो बोलेंगे ठीक है सर, पूरे का बात मत करिए, आप m से n तक का खाली बात करिए। तो इसमें मैंने लिखा था आपको फ्रॉम m टू n स्मॉल amount of work done dw for very small displacement dx with instantaneous फोर्स F। इसका हिंदी एकदम करो, जैसे व्हाइट मतलब उजला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, रेड मतलब लाल। कितना आसान लगता है, उसी तरह ये भी आसान होना चाहिए। लिखा हुआ है कि बहुत छोटा सा काम किया गया बहुत कम दूरी के लिए, और उस पल का फोर्स F, उस पल का फोर्स F है। मतलब m से लेके n तक का फोर्स F है, वो नहीं बदल रहा। F के आगे D नहीं लगाया मैंने, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट मान के चल रहे हैं m से n तक। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम m से n तक का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लिया dx, और वर्क डन भी स्मॉल हुआ dw। क्यों? ये लोग स्मॉल स्मॉल क्यों हुआ? ताकि फोर्स मेरा चेंज ना करे। अब आगे बनाइए, तो फोर्स लग रहा है आगे और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ आगे, मतलब एंगल 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा dw f dx cos 0 डिग्री, और f के जगह पे लिख देंगे हम लोग 4x², जो भी वैल्यू दिया रहा dx, और cos 0 का वैल्यू 1। इसका मतलब ये हमको निकल गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, m से लेके n तक का वर्क डन निकल गया। लेकिन हमको तो निकालना है वर्क डन a से लेकर के b तक का, मतलब x का वैल्यू 0 मीटर से लेके x का वैल्यू 3 मीटर तक का निकालना है। बोले कोई बात नहीं, स्मॉल वर्क डन निकल गया ना। अब इसका हम आपको इंटीग्रेशन सिखाया था कि अगर आपको टोटल निकालना है तो अब आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसके बाद टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर, 0 से लेकर 3 मीटर तक का निकालना है। इसके लिए क्या मेथड है, हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो मेरे पास कौन है, मेरे पास है dw
4x स्क्वायर dx, और टोटल निकालने के लिए क्या बोला हमने, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बताओ x का वैल्यू शुरू में कितना है, 0, तो x का वैल्यू जब 0 है तो वर्क डन भी मेरा 0 है। ये लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, x का वैल्यू 0 पर वर्क डन 0। उसके बाद x का वैल्यू 3 मीटर, तो जब x का वैल्यू 3 मीटर है तो उसी पल का तो वर्क डन पूछा जा रहा है कि वहां तक में कितना वर्क डन हुआ। तो x का वैल्यू जब 3 मीटर है तो वहां तक का वर्क डन हो गया W। तो देखो ध्यान से, लिमिट मैंने कैसे लिखा, कैसे हम पढ़ रहे हैं, x का वैल्यू जब 0 मीटर तो वर्क डन 0, x का वैल्यू जब 3 मीटर तो वर्क डन W। अब बताओ dW का इंटीग्रेशन, जिसका मैंने आपको बताया है कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बिल्कुल dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा 0 से लेकर W तक, और कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, फोर्स से कोई मतलब नहीं है। पावर में कितना जोड़ दो, 1, तो x स्क्वायर में 1 जोड़ो तो 3 हो जाएगा, और उतना ही से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन का रूल बताया था मैंने, x पे पावर n+1/n+1, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से 3। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार w के जगह पे अपर लिमिट डालो और फिर w के जगह पे 0 डालो, तो w माइनस 0, 3 को बाहर निकाल दो। अब x के जगह पे 3 डालो, 3 का क्यूब, और फिर x के जगह पे 0 डालो, 0 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 9 3 27, और नीचे में ये 3 है तो 3 9 27, 9 चौके 36, सॉल्व होकर के आगे कितना 36 जूल। दिस इज योर आंसर। मतलब वर्क डन निकालने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि मेरा फोर्स कांस्टेंट है कि मेरा फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल होगा तो भी भारी नहीं है, वेरिएबल होगा तो बस यही सोचना है कि क्या करे कि मेरा वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट बन जाए। और इसको कांस्टेंट बनाने के लिए पूरा वर्क डन एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग x दूरी पे मान लेंगे कि इतना फोर्स लग रहा है, अब उस x में बहुत कम दूरी के लिए आगे बढ़ेंगे, इतना कम दूरी के लिए आगे बढ़ेंगे कि उस दौरान फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग उस दौरान का वर्क डन निकाल लेंगे छोटा सा, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे शुरू से लेकर के अंत तक जहां तक का दिया है। सो इतना चीज तो आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। आइए अब इसको थोड़ा हम लोग अप्लाई करते हैं एक जगह 12th में। देखिए ध्यान से, एक सवाल है कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 10 कूलम, एक Q1 चार्ज है जिसका वैल्यू है 10 कूलम, और आगे दिया है कि एक दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यू है 4 कूलम, और 4 कूलम वाला जो चार्ज है या इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पर है, और ये यहां पर है पॉइंट ए, मान लो पॉइंट ए पर है ये, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब तरफ निकलेगा। यस सर, बिल्कुल निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है सब तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है सब तरफ। ठीक है सर, समझ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल इसका भी निकल रहा होगा रेडियली आउटवर्ड। सवाल क्या है सर, सवाल यह है कि इस 4 कूलम को इंफिनिटी से अंदर लाना है, अंदर लाना है, इंफिनिटी से अंदर लाना है, और कहां तक लाना है, तो क्वेश्चन में दे दिया है दूरी, उसको इंफिनिटी से अंदर लाना है, और ये दूरी है 6 मीटर, 6 मीटर के दूरी तक उसको अंदर लेकर के आना है। ठीक है, तो समझा, उसको 6 मीटर के दूरी तक लेकर के आना है 4 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से यहां। मान लो इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, तो हमको बी से कहां लाना है सर, तो बी से हमको डी लेके आना है। ठीक है सर, पहले सवाल दिमाग में बैठा, सवाल क्या है, अगर नहीं समझ पाओ वीडियो को दोबारा रिपीट करो, आगे से मत बढ़ते जाओ, कोई फायदा नहीं है। और ये एक क्लास समझ में अगर आ गया
तो आने वाला 10 क्लास आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। तो एक 10 कूलम का चार्ज है ए पर और एक 4 कूलम का चार्ज है इंफिनिटी पर, और इस चार्ज को बी से डी लेके आना है और इसको लाने के दौरान कितना वर्क डन आपके द्वारा हुआ, आपके द्वारा, आप ही ना लेकर के आ रहे हैं अंदर, तो आपके द्वारा कितना वर्क डन हुआ यही पता करना है, यही सवाल है। आपके द्वारा कितना वर्क डन होगा उस 4 कूलम को वहां से यहां तक लाने में। तो जैसे ही आपने सुना कि हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि जरूर फोर्स लगा रहे होंगे और दूरी तय कर रहा होगा, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे और बॉडी दूरी तय करेगा तभी वर्क डन निकल सकता है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए और यही हो रहा होगा। और ये भी कंडीशन है कि इसको इस तरह से अंदर लाना है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आना चाहिए, कंडीशन हो गया। क्वेश्चन बोला इसको इस तरह से अंदर लाना है कि इसका वेलोसिटी नियर टू 0 होना चाहिए, मतलब बहुत स्लोली स्लोली अंदर लाना है उसको। चलो ठीक है सर, ये भी आप कंडीशन बोल दिया, तेजी से नहीं लाना है, बहुत स्लोली स्लोली अंदर लाना उसको। ठीक है सर, आइए थोड़ा सोचते हैं। पहले ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में अभी फोर्स क्या लग रहा होगा। तो कूलम्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई दोनों चार्ज के बीच के दूरी का स्क्वायर, और दोनों के बीच का दूरी इंफिनिटी है, और एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0। ठीक है सर, दोनों के बीच का दूरी इंफिनिटी है एंड एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, मतलब दोनों चार्ज के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको अंदर लेकर के आओ, अंदर लेकर के आओ। तुम जैसे ही अंदर लेकर के आए, मान लो अंदर इसको यहां पर लेके पहुंच गए, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं, दे देते हैं जे, कुछ भी नाम दे दो, मान लो इस पॉइंट का नाम जे दे दिया। तो जे वाला ए से कितना दूरी पर है, एक्स, जे वाला ए से एक्स दूरी पर है। अब बताओ यहां पर जो Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा। तो बोलेंगे इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा होगा F, और इसको ऐसा करते हैं कूलम्स कांस्टेंट K से इंडिकेट कर देते हैं, तो K, Q1, Q2, और जो भी दूरी हो, 10 मीटर हो, 5 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, जो भी x का दूरी है उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला यही ना होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी इतना है। बोलेंगे कौन सा फोर्स बता रहे हैं सर, तो बोलेंगे देखो देखो, ये Q1 वाला इस Q2 को क्या कर रहा होगा, रिपेल, और यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कि आखिर Q1 वाला Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है रिपल्सन का। तो Q1 वाला Q2 पर रिपल्सन का इतना फोर्स लगा रहा है, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कुछ होगा, यहां पे हम कैलकुलेशन थोड़ी करना है कि एक्स का वैल्यू डाल के हम वैल्यू सॉल्व करें, समझा रहे हैं। मान लो ये फोर्स निकल के आ जाता है 300 न्यूटन, मान लो इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स 300 न्यूटन आ गया। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 300 न्यूटन आ गया। मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, और आप क्या कर रहे हैं भाई, तो बोलेंगे सर हमको तो ऑर्डर दिया गया था कि अंदर लेकर के आना है। तो हम जब अंदर लाने लगे, शुरू में तो कोई रिपल्सन नहीं हुआ, तो शुरू में जब ये कोई फोर्स नहीं लगाया तो हम भी कोई फोर्स नहीं लगाया, आराम से आ रहा है, हमको भी कोई ताकत वाकत नहीं लगाए पड़ा, आराम से ऐसे करके फूक दिया और ये आगे जाए लगा, कहीं कोई फोर्स ही नहीं लग रहा धक्का देने वाला। लेकिन जैसे ही इंफिनिटी का दूरी हटा, सर्टेन दूरी आया, तो ये वाला इस चार्ज को रिपेल किया बाहर, तो हमको फोर्स लगाए पड़ेगा अंदर।
बताओ हम अंदर कितना फोर्स लगाएं? फील करो, वो चार्ज इस चार्ज को बाहर रिपेल कर रहा है और इस चार्ज को हमको अंदर ले जाना है, हमको बी से धक्का देते हुए डी ले जाना है। हम कौन? हम एक्सटर्नल एजेंट। हम कौन? हम एक्सटर्नल एजेंट। हम एक्सटर्नल एजेंट। हम एक्सटर्नल एजेंट। एक मिनट, हम एक्सटर्नल एजेंट। तो इसको बी से धक्का देते हुए हमको ले जाना है डी तक और इस तरह से डी तक ले जाना है कि इसमें वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो बताओ वो क्या कर रहा है जे पर? जब ये चार्ज जे पर है, एक्स दूरी पर है, तो वो Q1 वाला Q2 को बाहर धक्का दे रहा है, 300 न्यूटन से बाहर धक्का दे रहा है। तो मेरा सवाल है हम कितना अंदर ताकत लगाएं? तो बोलेंगे सर अगर आप 300 से कम लगाइएगा तो अंदर तो नहीं ले जा पाइएगा, ये धक्का देने वाला 300 है और हम 300 से कम लगा देंगे तो अंदर तैयार चल जाएंगे। तो बोलेंगे सर आप एक काम कीजिए, आप 310 न्यूटन का ताकत लगा दीजिए अंदर। बोलेंगे दिक्कत हो जाएगा। बोलेंगे क्या दिक्कत होगा? बोलेंगे देखिए सर ये तो 300 लगाया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम 310 अंदर लगा दिया, अंदर तो जाएगा, लेकिन दिक्कत पता है क्या सर कि बड़ा फोर्स हो गया 310 और छोटा फोर्स हो गया 300। और एक फॉर्मूला होता है न्यूटन्स के लॉ का कि नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये 10 इक्वल टू एम ए हो गया, ए इक्वल टू 10 बाई एम, मतलब एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। और सर एक्सीलरेशन आने का मतलब है कि इसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, और आपको बोला है कि वेलोसिटी नहीं आना चाहिए। फिर समझो इस बात को, ये Q1 वाला Q2 को रिपेल कर रहा है 300 से और हमको अंदर लेके जाना है, और हम अंदर ले जाने के लिए अगर 300 से बड़ा फोर्स लगा दे रहे हैं, मान लो 310 लगा दिया, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 310 और इधर 300, तो बड़ा में छोटा फोर्स घटेगा तो 10 न्यूटन का नेट फोर्स बचेगा। और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हो गया 10 बाई एम, और एक मास, कुछ मास का मान लो कोई वैल्यू अगर हुआ तो मास का अगर कुछ वैल्यू होगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और एक्सीलरेशन आने का मतलब है कि इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसका मतलब है कि हम 310 न्यूटन का फोर्स तो नहीं ले सकते हैं। 310 न्यूटन का फोर्स लेने पे क्या दिक्कत हो रहा है? तो 310 न्यूटन का फोर्स लेने पे एक्सीलरेशन चला आ रहा है, और 300 से कम फोर्स लेने पे अंदर जाएगा नहीं, तो क्या करें भाई? तो एक काम करो, बाहर 300 लग रहा है ना, बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 300 लग रहा है, और तुम अंदर कौन सा फोर्स लगा रहे हो? तो तुम लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से तुम फोर्स लगा रहे हो, तुम एक्सटर्नल एजेंट हो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो तुम कितना लगाओ कि अंदर जाए? तो तुम क्या करो ना, 300.00001 न्यूटन लगाओ। बोलोगे ये कैसा फोर्स है? बोलेंगे देख ये कैसा फोर्स है। तुम 300 से थोड़ा सा ज्यादा लगा रहे हो, इतना कम ज्यादा लगा रहे हो कि एकदम धीरे धीरे ये अंदर आएगा। तुम देखो बड़ा फोर्स में छोटा फोर्स घटाओ, 300.00001 में घटाओ 300, तो कितना फोर्स बचेगा? 0.0001। यही नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो तुम देख सकते हो कि एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल आएगा, और एक्सीलरेशन का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, नियर टू कितना आ जा रहा है? नियर टू 0 आ जा रहा है। एक्सीलरेशन का वैल्यू नियर टू 0 आ जा रहा है। इतना स्मॉल एक्सीलरेशन है कि वेलोसिटी लगभग 0 मान के चलेंगे। तो बोलोगे सर इसका मतलब 300.0001 न्यूटन लेंगे? नहीं, कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही ले लेंगे कैलकुलेशन में। सोचेंगे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा होगा तब ना वो आगे जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में हम एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू नियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ले लेंगे। इतना रीजनिंग एग्जाम में ना पूछेगा। बोलो काहेला बता रहे हैं? इसलिए बता रहे कि बुक में लेकिन लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना, एक्सटर्नल फोर्स भी उतना ही, तो दिमाग में आएगा ना कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो चार्ज का फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का भी फॉर्मूला आप ही कैसे लिख दे रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाएंगे लगभग जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ताकि वेरी स्लोली चार्ज अंदर मूव करे, ताकि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ना हो। तो अब तक जो बताया फिर एक बार सुन लो और बार बार सुनो, बार बार सुनो। बोल दिया मैंने, पूरा चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से ये एक है, पोटेंशियल का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से ये एक है। देखो, एक 10 कूलम के चार्ज को रखा, एक 4 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी पे रखा, दोनों के बीच का फोर्स कूलम्स लॉ के अनुसार 0 हो गया। और सवाल बोला गया है, मुझे ये करने के लिए बोला गया है कि आप क्या करिए, आप इस 4 कूलम को इंफिनिटी से r दूरी तक लाके रख दीजिए। तो हम इसको लाने लगे, लेकिन हमको क्या फील हुआ कि जैसे ही अंदर आए, शुरू में तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ही अंदर आए महसूस हुआ कि ये हमको रिपेल कर रहा है, ये हमको रिपेल कर रहा है। महसूस हुआ कि वो 10 कूलम वाला 4 कूलम को रिपेल कर रहा है। तो हमको ये अगर बाहर रिपेल करेगा तो हम भी अंदर धक्का देंगे, लेकिन ये भी कंडीशन है कि हमको धक्का इतना नहीं दे देना है कि वेलोसिटी के साथ घुस जाए अंदर। बोला है काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि जितना कस के वो बाहर धक्का दे रहा है, उतना ही कस के हम अंदर धक्का देंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर थ्योरेटिकल पर्पसेस। तो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मान लीजिए 300 लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम 300.0000001 न्यूटन सोचेंगे, लिखेंगे तो 300 एकदम, लेकिन बराबर अगर सोच लेंगे भी तो बराबर में तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, चलवे नहीं करेगा। इसे थोड़ा सा ज्यादा मान लेंगे, कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर थ्योरेटिकल पर्पसेस। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा करके अंदर लेकर के आएंगे। और देखो, ये लगाया 300 और हम लगाया थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 300 अंदर लेके आए, लेकिन जैसा ही अंदर लाएंगे तो ये दूरी घट जाएगा। अगर पहले x का वैल्यू 100 मीटर था, अब x का वैल्यू अगर 90 मीटर हो गया, तो x का वैल्यू घटेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे 300 न्यूटन लग रहा था रिपल्सन, तो यहाँ पे मान लेते हैं 400 न्यूटन लगे लगा, आपको भी तो 400 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पूरे कहानी में आप जो फोर्स लगाइएगा वो कांस्टेंट फोर्स लगेगा कि वेरिएबल फोर्स लगेगा? ऑफ कोर्स वेरिएबल फोर्स लगेगा। आप अपने फोर्स को बदलते रहिएगा एज पर किसके अनुसार? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अनुसार, ताकि आप मेंटेन करके आप अंदर चले जाए। विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप इंफिनिटी से डी तक चले जाए, धीरे धीरे करके डी तक चले जाए। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हर पल मेरा फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब सोचो, हमको वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक का? बी से डी तक का, और हर पल फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो सोचो कौन सा कंडीशन लेके चलेंगे? बिल्कुल सही, वेरिएबल फोर्स वाला। अगर ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता तब तो बहुत आसान होता, एफ डॉट एक्स कर देते। कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता तब तो बहुत आसान होता, फोर्स पता होता, डिस्प्लेसमेंट पता होता, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि मेरा जो फोर्स है वो तो एक्स पे डिपेंडेंट है। ये अलग अलग एक्स के वैल्यू पर मेरा फोर्स भी अलग अलग है। और आपको ये तो समझ में आ चुका है कि भले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन मेरा फोर्स का भी वैल्यू तो यही ना लेंगे, ताकि वेलोसिटी नियर टू 0 रहे। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, खाली डायरेक्शन में अपोजिट है।
तो इतना बात तो समझ में आ गया सर कि हम लोग एक बार में पूरा वर्क नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करें? तो बोलेंगे काम कीजिए सर, आप जे से है ना थोड़ा सा आगे बढ़िए। मान लीजिए हम जे से पी गए, और जे से पी जो गए है ना, ये बहुत दूर नहीं गए हैं सर, ये बहुत स्मॉल दूरी चले गए हैं, जिसको डीएक्स बोला। इतना स्मॉल दूरी कि अगर हम ए से लेकर के जे तक को नापे तो एक्स दूरी कहलाएगा, और ए से लेकर पी तक को नापे तो भी दूरी लगभग एक्स कहलाएगा, क्योंकि ये जो दूरी है ये वेरी वेरी स्मॉल है। मतलब आपको हम ऐसे दिखाएं एक फिगर, ये हो गया ए, ये हो गया जे, और आपको पता है पी कहां पर है? एकदम जे के करीब में। आपको दिखे इसलिए इतना बड़ा बड़ा गैप दिखाते हैं, नहीं तो पी जो है ना एकदम जे के करीब में है। तो बताओ ए से ज्यादा नजदीक कौन है, जे या पी? तो बोलेंगे सर अगर ए से कंपेयर करें तो जितना दूरी पर पी है उतना ही दूरी पर जे है। देख सकते हैं आप, जितना दूरी पर पी है उतना ही दूरी पर जे है। मतलब अगर ए से कंपेयर करें फोर्स के बारे में, तो पी का फोर्स लिखो चाहे जे तक का फोर्स लिखो, वो यही लिखाएगा के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा देर के लिए ही सही dx दूरी लेने पर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने पर वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बना के रख दिया ना। यही तो काम है कैलकुलस का, यही तो काम है कैलकुलस का। तो वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बना दिया, इसका मतलब सर आप पूरा वर्क डन एक बार में नहीं निकालोगे, आप सिर्फ वर्क डन निकालोगे कहां से कहां तक का? तो जे से लेकर के पी तक का वर्क डन निकालोगे, स्मॉल वर्क डन निकालोगे। तो चलो स्मॉल वर्क डन क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा फोर्स लगातार चेंज हो रहा था, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम जे से लेकर पी तक का वर्क निकाला, क्योंकि जे से लेकर पी तक में मेरा फोर्स का वैल्यू में लगभग कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे सर, आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट देखो कितना कम लिख रहे हैं, और बुक में भी इतना ही कम लिखा हुआ है, इससे भी कम लिखा हुआ है, लेकिन सोचो बोल कितना रहे हैं। और तुम उसी के लिए वीडियो या क्लास करते हो, सुनने के लिए, समझने के लिए। बुक को रीडिंग थोड़ी करना है क्लास में, चीजों को समझना है, अपना लेना है, इसका लैंग्वेज सीख लेना है। देखिए ध्यान से, तो बोलेंगे सर मेरा मकसद याद रखना, मकसद यही है कि 4 कूलम को बी से डी तक लाने का वर्क निकालना है। यही सवाल है, यही सवाल को पूरा करने का काम कर रहे हैं कि 4 कूलम को इंफिनिटी से इस सर्टेन डिस्टेंस तक लाना है। एक दूरी है जो दिया है, सर्टेन डिस्टेंस तक लेके आना, 6 मीटर तक लाना, इसके लिए वर्क निकालना है। और कंडीशन ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बोलेंगे ठीक है सर, पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे, क्योंकि मेरा फोर्स वेरिएबल निकल गया, कांस्टेंट निकलता तो कोई टेंशन नहीं था। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से कहां तक के लिए? DW फ्रॉम J टू P के लिए, दैट इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx। छोटा सा काम J से P तक, छोटा सा दूरी के लिए, विथ इंस्टैंटेनियस फोर्स F, और उस वक्त का फोर्स क्या लग रहा है? F। और हम किस फोर्स का बात कर रहे हैं? तो याद रखना यहां 2 फोर्स इंवॉल्व है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स। और हम एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला को फॉलो कर लेगा, ताकि वेलोसिटी नियर टू 0 रहे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW फ्रॉम J टू P फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx विथ इंस्टैंटेनियस फोर्स F। तो वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन अब यहां ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट के आगे माइनस लगा देना। अब ये माइनस का चक्कर समझो, x का वैल्यू शुरू में तो b पर यहां होगा,
धीरे धीरे x का वैल्यू घट के ये हुआ होगा और फिर घट के x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? ये जो x वेरिएबल दूरी है, ये वेरिएबल दूरी बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो हम देख सकते हैं कि वेरिएबल दूरी घट रहा है और उसे घट रहा के लिए माइनस का निशान यूज किया है, माइनस का निशान यूज किया है। और ये कौन, किसके द्वारा फोर्स? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स। तो वर्क डन भी किसके द्वारा निकल रहा है? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकल रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ dx कॉस, और ये माइनस को बाहर रख दो। अब बताओ एंगल क्या? तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कहां लगा रहा है? अंदर। और Q2 आ कहां रहा है? अंदर। तो एक्सटर्नल एजेंट भी फोर्स अंदर लगा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हो रहा है। तो एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया और cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, स्मॉल वर्क डन निकल रहा है, कितना हो गया? F एक्सटर्नल dx। अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना? तो बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड में तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला और मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होगा। क्या क्या आप बोला विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हम बोलेंगे बिल्कुल बोला है। तो एक काम करो, क्या लिख दो यहां पे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या लिखेंगे? माइनस। अब बताओ एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना लिखें? x दूरी पर j से लेकर p तक का दूरी x है ना, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना लिखें? k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर। ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लिख दिया। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिया तब तो इस फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, थोड़ा देर के लिए ही सही मेरा फोर्स कांस्टेंट हो गया। आइए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू ई एक्सटर्नल माइनस के Q1 Q2, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चल जाइए, एक्स पे पावर -2 dx। ये स्मॉल वर्क डन निकल गया। ये कैसा वर्क डन निकल गया? स्मॉल। लेकिन हमको तो पूरा वर्क डन निकालना है। सवाल तो यही था ना कि बी से लेकर के डी तक लाने का वर्क डन बता दो कितना होगा। तो बोलेंगे सर इसके लिए अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मतलब टोटल वर्क डन कहां से कहां तक के लिए? बताओ इस x का वैल्यू स्टार्ट तो यहां से हुआ होगा, तो x का वैल्यू इंफिनिटी से x का वैल्यू r दूरी तक के लिए, तो फ्रॉम x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू r का वैल्यू जो भी दिया रहा है 6 मीटर 60 मीटर 6 सेंटीमीटर जो भी दिया रहा है। चलो टोटल वर्डन निकालने के लिए क्या करेंगे बहुवाड़े? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को छोड़ दो, माइनस के Q1 Q2 का वैल्यू तो बदलने वाला नहीं है। अरे जब हम 4 कूलम को लाद दो 4 कूलम बदल जाएगा आते आते? नहीं बदलेगा। ये 10 कूलम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। के का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बदल कौन रहा है? तो ये दूरी बार बार बदल रहा है। इसी दूरी के चक्कर में इतना सारा कहानी बनाया पड़ा। तो चलो कांस्टेंट को छोड़ दो, अब इसका इंटीग्रेशन होगा x पे पावर -2 विथ dx। अब बताओ कहां से कहां लिमिट ले? तो बोलेंगे सर शुरुआत में x का वैल्यू इंफिनिटी है, और जब x का वैल्यू इंफिनिटी है तो फोर्स 0 है, और जब फोर्स ही 0 है तो वर्क डन भी शुरुआत में 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही बोले। उसके बाद बोलो, उसके बाद सर x का वैल्यू r है, बाद में 6 मीटर डाल देंगे, तो x का वैल्यू फाइनली r है, और जब x का वैल्यू r है तो यही तो आपने पूछा है कि वहां से यहां तक लाने में वर्क डन कितना होगा। तो x का वैल्यू जब r है तो वर्क डन हो गया w। और इसके बाद इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है। क्या करेंगे?
इसी पेज में कर देते हैं। एकदम ये पेज आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। एक बार मत देखना, बार बार बोल रहे हैं, ये सब वो टॉपिक है तो 4 बार देख जाना। एकदम सोते जागते देख लो 4-5 बार, देखो फिर पढ़ाई आसान होता है कि नहीं। पढ़ाई भारी नहीं है, हम लोग मेहनत कम करना चाहते हैं। और तुम सोचो कि तुम लक्की हो कि तुमको वीडियो क्लासेस मिल जा रहा है। यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन। आज से 4 साल पहले ऐसा कोई सुविधा नहीं था, वंस फॉर ऑल था। एक बार हुआ क्लास में, दैट्स फॉर ऑल। ठीक है, रिपीटिशन में बच्चा आता था, आदमी कुछ कुछ बता देता था, लेकिन यू कैन फील कितने लकी हो आप लोग। और इसमें अगर आप सोचते हो कि इससे भी कम मेहनत करके पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाए, तो पढ़ाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। हार्ड वर्क का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा है, ना हो पाएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड अगर बहुत अच्छा करना है तो। अब बताओ, DW का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं? तो W जानते हैं। dx का x होता है तो DW का W माइनस के Q1 Q2। अब बताओ पावर में कितना जोड़ दें? x पे पावर -2 है, रूल कहता है पावर में एक जोड़ दो, उतना ही से डिवाइड कर दो। कहां से कहां? इंफिनिटी से r तक, इंफिनिटी से r तक। इसके बाद बताओ क्या किया जाए? तो चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W के जगह पे एक बार W डालो और एक बार 0 डालो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया। इधर क्या बचा मेरे पास बताइए? कैलकुलेशन हम साथ में एक एक स्टेप देखना साथ में। कुछ लोगों को लगता है भारी है, भारी कब सोचो? जब देखो कि अगर 5वां स्टेप भारी लग रहा है तो चौथा पे जाओ। चौथा अगर समझ में आ गया तो 5वां समझ में आएगा। भारी तब ना होता जब कोई स्टेप में आपको दिक्कत होता, लेकिन आपका माइंड आपको क्या सिखा देता आखिरी में? अरे बाप इतना भारी है। भारी नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आ रहा था तो बस चाहिए क्या? उसको 4 बार पढ़ लें, आसान हो जाएगा। और उसके बाद भी दिक्कत है तो आई एम विथ यू। हो सकता है कि शायद में भी इसके बाद भी दिक्कत हो, आपको मन में कोई सवाल हो, आइए पूछिए हमसे, हम बताएंगे। भारी कहां से कोई चीज हो जाएगा मेरे दोस्त? तो माइनस के Q1 Q2, माइनस के Q1 Q2। अब बताओ -2 + 1, x पे पावर -1, -2 + 1 -1, इंफिनिटी से लेके r तक। देख लो, कैलकुलेशन भी अपने से वीडियो को पॉज करके करो। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि टफ है, कैसे हो गया वो? अरे -2 + 1 -1, -2 + 1 -1। खुद से पढ़ाई करोगे ना तो सच में पढ़ाई आसान हो जाएगा। ये सही बात है। ये कोई दूसरा पढ़ाता रहेगा तो आपको भारी लगेगा, खुद को पढ़ाना सीख जाओगे, पढ़ाई आसान हो जाएगा। अब बताओ, ये माइनस को बाहर दिया, ऑलरेडी यहां माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस खत्म, प्लस हो गया। बचा कौन? के Q1 Q2। अब x पे पावर -1 था, x पे पावर -1 को नीचे ले जाओ, x पे पावर +1 हो गया, इंफिनिटी से लेके r तक। अब एक बार x के जगह पे अपर लिमिट और एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट, तो k Q1 Q2। अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे? r, अपर लिमिट माइनस x के जगह पे क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट, एंड 1/∞ 0, 1/∞ 0। तो W इज इक्वल टू क्या दिखने लगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। इतना देर से यही एक न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व किया, और ये एक न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि ये पूरे चैप्टर का एकदम निचोड़ है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये। आप देख लोगे मैं जो बोल रहा हूं, ये आप दिमाग में सेट कर दो। ये समझ में आ गया तो फिर पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर का आपका। और चैप्टर पोटेंशियल नाम का टॉपिक सबको बहुत दिक्कत होता है। क्यों? रीजन आप देख सकते हो, लिखा कितनी सा है मैंने, लेकिन बोला कितना देर तक और कितना कुछ बोला है। तो वीडियो लिखते समय मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक बात को लिख लेना नोट्स में, बार बार वीडियो ना देखना पड़े। क्या क्या लिख सकते हो? लिखेंगे कि हम इसको एकदम 0 वेलोसिटी से ला रहे हैं, और 0 वेलोसिटी से लाने के चक्कर में हम उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है,
बस थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे कि अंदर आ सके। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो एक्सलरेशन आ जाएगा। इस सब बात को लिख लो, पहले तो सवाल लिख लो कि पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 4 कूलम को इंफिनिटी से लेकर आर तक लाने में कितना वर्क डन हुआ होगा। तो इंफिनिटी से आर तक लाने में इतना वर्क डन हुआ होगा, कितना वर्क डन निकल गया। तो आप देख सकते हो वर्क डन निकल गया, आपको कितना वर्क डन निकल गया, के Q1 Q2 अपॉन आर। सॉल्व करो तो 9 इंटू 10 का पावर 9 के का वैल्यू, Q1 कितना 10 कूलम, Q2 कितना 4 कूलम, और दूरी कितना दिया है 6। जो कैंसिल होगा करो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 10 का पावर 9 प्लस 1, 6 इंटू 10 का पावर 10 जूल। इतना काम आपको करना पड़ा, इतना काम आपको करना पड़ा। तो प्लीज काइंडली क्लास आइएगा, तो इतना कुछ देख करके पढ़ के आइएगा, आपको भी आसानी होगा, मजा आएगा पढ़ने में, हमको ही मजा आएगा पढ़ाने में। जहां सब बाप बाप करता आप बोलिएगा लो ना पढ़ाते हैं, हम तुम्हारे बाप बनते हैं, सिखा देते हैं तुमको। थैंक यू।